हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के हम आज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इनसाइट ऑफ इंडिया यानी कि इंस्टा के अगस्त मंथ के 2020 अगस्त मंथ के कॉम्पाइलेशन से लिए हैं, जो यूज़फुल हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी यानी 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए। सो क्वेश्चंस के बारे में अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन क्रेडिट योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना वनों को एक वस्तु के रूप में कारोबार करने की अनुमति देती है। दूसरा, इस योजना के तहत वन विभाग अपनी गैर जिम्मेदारियों को दूर करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को आउटसोर्स करता है, जिसमें गैर सरकारी, यहाँ गलती से सरकारी हो गया तो गैर सरकारी संस्थाएं आती हैं जिसमें। तीसरा ऑप्शन है, ये पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर के लोगों द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करेगा। तो इसका राइट आंसर है तीनों, यानी कि ये तीनों जो 1, 2, 3 हैं वो करेक्ट आंसर हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। जो वन सलाहकार समिति ने ग्रीन क्रेडिट योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से बना कि ग्रीन क्रेडिट योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी किसने दी है, तो वन सलाहकार समिति। इसकी विशेषताओं में देखें तो वनों को एक कम्युनिटी के रूप में कारोबार करने की अनुमति देता है। ये वन विभाग को गैर सरकारी को वापस करने की जिम्मेदारियों में से एक को आउटसोर्स करने की अनुमति देता है। इसमें अगर एजेंसियों की बात करें कि किन किन एजेंसियों को अनुमति देता है, तो उसमें निजी कंपनियों, गाँव, वन समुदाय भूमि की पहचान करने के लिए अनुमति दे सकता है। वृक्षारोपण करना शुरू करें, ये अनुमति देता है। 3 साल के बाद यदि वन से मिलें तो उन्हें प्रतिपूरक वन भूमि के रूप में माना जाएगा, इस बारे में देखता है। एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए जब वन भूमि की आवश्यकता वाले उद्योग को ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। और इसमें सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को भी देखा जाता है। तो इसमें इससे संबंधित इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जिसे कभी कभी खबरों में देखा जाता है, किसका उद्देश्य है? इसे अपमानित भूमि को बहाल करना है। ऑप्शन फर्स्ट भारत, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। तो द ग्रीन ग्रेट वॉल हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण में से एक सामने आशा का प्रतीक है, यानी कि इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण। थीम यानी कि अफ्रीकी संघ द्वारा 2007 में किया गया शो इसको, तो अफ्रीकी संघ द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो अफ्रीका से रिलेटेड है। ये अफ्रीकी नेतृत्व वाले पहल का उद्देश्य अफ्रीका के जो अपमानित लोगों को बहाल करना है उसके लिए बनाया गया है। दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों जिसमें साहिल में से लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है इसके तहत, और एक बार पूरा होने पर इसको दीवा ग्रह पर सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी। ये दुनिया भर में फैले 8000 किलोमीटर के प्राकृतिक आश्रयों में से एक है। अगर इस महाद्वीप की चौड़ाई की बात करें तो द ग्रेट ग्रीन वॉल पूरे अफ्रीका के 20 से अधिक देशों में लागू की जा रही है, ठीक है। और भारत में ये हरे रंग की दीवार बनाने के लिए केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रहा है, जो गुजरात की ओर से दिल्ली हरियाणा सीमा तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट होगी। तो ये भारत से भी रिलेटेड है, लेकिन मेन ये है अफ्रीका संघ द्वारा 2007 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट, ग्रीन इंडिया मिशन जो है एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो ग्रीन इंडिया का मिशन है नेशनल एक्शन जो क्लाइमेट चेंज के तहत 8 मिशनों में से एक है। ऑप्शन फर्स्ट, इसका उद्देश्य भारत के कम होते हुए वन आवरण की सुरक्षा, पुनर्स्थापन, संवर्धन करना है, यानी कि अनुकूलन और समान उपाय। तीसरा है, इसका उद्देश्य वन आधारित आजीविका आय को बदलना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि तीनों आंसर सही हैं। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत शुरू किए गए 8 मिशनों में से एक है, यानी NAPCC। यह फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया, यानी कि GIM का उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण को संरक्षित करना है, यानी कि जो हमारे वन हैं भारत में वो घट रहे हैं उनको आवरण को संरक्षित करना और पुनर्स्थापित करना और वनों को बढ़ाना है। अनुकूलन समान उपायों के संयोजन से जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। इस मिशन के उद्देश्यों को देखें तो भारत के गिरते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापन और वृद्धि करना, अनुकूलन के संयोजन के साथ साथ समान उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का जवाब देने के लिए है, वन आधारित आजीविका आय बढ़ाने के लिए है, वर्ष 2020 में वार्षिक कार्बन अनुक्रम 50 से 60 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए है। तो इसके ये उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से
कौन भारत में नाइट्रोजन उत्सर्जन के लिए योगदान करता है, यानी कि नाइट्रोजन उत्सर्जन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसल अवशेषों को जलाना, कृषि मृदा, सीवेज और जीवाश्म ईंधन जल रहा है, या पोल्ट्री उद्योग। तो कोड है इसमें 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4। तो इसके आंसर है चारों, यानी कि फसल अवशेषों को जलाना, कृषि मृदा, सीवेज और जीवाश्म ईंधन जल रहा है और पोल्ट्री उद्योग, यानी चारों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहरी ऊष्माद्वीप यानी कि अर्बन हीट आइसलैंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें से सही है। एक शहरी ऊष्माद्वीप UHI एक शहरी क्षेत्र है जो आसपास के ग्रामीण की तुलना में काफ़ी गर्म है, यानी मानव गतिविधियों के कारण बना ये क्षेत्र। शहरी गर्मी द्वीप का प्रभाव रात के समय की तुलना में दिन के समय अधिक गंभीर, यानी कि रात में कम और दिन में ज़्यादा होता है क्या। OHI जैसे प्रदूषकों के उत्पादन में वृद्धि से वायु की गुणवत्ता कम हो जाती है, यानी कि पानी की गुणवत्ता। तो ऑप्शन 1 2 1 3 1 2 3 या 2 3। तो आंसर है 1 और 3। तो सेकंड वाला गलत है, यानी कि दिन में ज़्यादा होता है, रात में कम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक शहरी ऊष्माद्वीप एक शहरी क्षेत्र या महानगरीय क्षेत्र है, ओके, जो इसके मुकाबले काफ़ी गर्म है। मानव गतिविधियों के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र आते हैं इसमें। तापमान के अगर अंतर की बात करें तो रात के दौरान दिन की तुलना में बड़ा होता है दिन, और सबसे स्पष्ट जब हवाएं कमज़ोर होती है, यानी कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। गर्मियों और सर्दियों के दौरान UHI सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है। शहरी ताप द्वीप प्रभाव का मुख्य कारण भूमि की सतह के संशोधन से है। OHI जैसे प्रदूषकों के उत्पादन में वृद्धि से वायु की गुणवत्ता कम हो जाती है और पानी कम हो जाता है। गर्म पानी की गुणवत्ता क्षेत्र की धाराओं में प्रवाहित होती है, इनके पास तंत्र पर तनाव डालती है, ठीक है। और शहरी गर्मी द्वीप भारत का समन हरी छतों के उपयोग और माध्यम से पूरा किया जा सकता है, यानी हरी छत यानी कि जो ग्रीन वातावरण बनाओ छत पे वो। और शहरी क्षेत्रों में हल्के रंग की छतों और जो अधिक धूप को दर्शाती हैं उनको कम गर्मी को अवशोषित करती हैं, इसी पे ध्यान दिया चाहिए। शहरी ऊष्मा द्वीपों से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक के संभावित योगदान को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। ये इस रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के टाइगर, नामेरी, नामदफा, कामला। तो ऑप्शन 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4। तो इसका आंसर है कि 1 3 4, यानी कि जो नामेरी है वो असम का टाइगर रिजर्व है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। और ये पक्के, नामदफा, कमलांग ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला बेसल प्रतिबंध संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट, खतरनाक पटाखे छोड़ने वाले पटाखे पर प्रतिबंध लगाना, एकल उपयोग प्लास्टिक पर वैश्विक प्रतिबंध लगाना, बैंकों का विनियमन करना, वैश्विक कचरा डॉपिंग। तो इसका राइट आंसर है वैश्विक कचरा डॉपिंग निषेध। इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। 1995 का बेसल बैन संशोधन ये एक वैश्विक कचरा डॉपिंग निषेध है जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया है, जो क्रोएशिया ने 6 सितंबर 2019 को इसकी पुष्टि की थी। और क्रोएशिया इसकी पुष्टि करने वाला, प्रमाणित करने वाला 97वां देश बन गया है, जिसे पार्टियों ने बेसल कन्वेंशन में अपनाया है। 1995 के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए खतरनाक कचरे के प्रतिकूल प्रभाव के अनुसार है ये। और बेसल के बारे में देखते हैं हम, बेसल एक्शन नेटवर्क क्या है। तो ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक चैरिटी संगठन है जो संगठनों देशों में से एक है जो बेसल प्रतिबंध संशोधन बनाया है वैश्विक पर्यावरण न्याय के लिए ऐतिहासिक समझौते के रूप में। तो बेसल किससे संबंधित है। बेसल बैन संशोधन 1995 संशोधन हुआ एक वैश्विक कचरा डॉपिंग निषेध है जो क्रोएशिया ने 6 सितंबर 2019 को इसकी पुष्टि की है और देश बनाया 97वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन एजी परियोजनाओं में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन एजी परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित और जैव विविधता जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने का प्रयास करती है और भारतीय कृषि में स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों प्रथाओं को देखती है। भारत में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग DACNFW राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसी है और भारत में ये परियोजना सभी जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में से कार्यान्वित की जाती है। ऑप्शन है 1 और 2, 1 3, केवल 3, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3, यानी कि 1 और 3 हैं जो गलत हैं और सही है बिल्कुल। भारत में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग DACNFW राष्ट्रीय और निष्पादन एजेंसी है। इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। ग्रीन एजी जो परियोजना है 26 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने उत्सर्जन को कम करने के लिए मिजोरम में स्टार्ट की गई है। कृषि और स्थायी कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित कराना है इसका काम। मिजोरम सहित 5 राज्यों में करना था इसको लागू, लेकिन अभी फिलहाल ये मिजोरम में अप्लाई कर दी गई है और राजस्थान भी शामिल है इसमें, और उड़ीसा, उत्तराखंड और MP 5 थे इसमें।
परियोजना के बारे में देखें तो ग्रीन एजी जो परियोजना है वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया गया, यानी कि जो ग्रीन एजी को वित्त पोषित करने वाला कौन सा संस्थान है, कौन सी वो है ट्रस्ट है, तो वो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया गया। जबकि कृषि विभाग सहयोग और किसान कल्याण DACMFW राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसी है। इसके कार्यालय में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ी खाद्य और किसान संगठन FAO, यानी कि ये भी संघ इसमें शामिल है और संघ है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MIF और CCV इसमें संबंधित हैं। परियोजना जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों को एकीकृत करने का प्रयास करती है। भारतीय कृषि में अभ्यास करना। प्रायोगिक परियोजना के बारे में देखें तो सभी राज्यों में पायलट परियोजना 31 मार्च 2026 तक समाप्त होने वाली है और ये 35 गाँव में से को कवर करने का लक्ष्य रखता है। इसमें 2 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें दम्फा टाइगर रिजर्व और थोरंगटलाग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन हैं, यानी कि दम्फा और ये वाला टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से स्टेट के हैं ये बताइएगा मुझे। और इसके लक्ष्य हैं 5 परिदृश्यों में से कम 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में कई वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करें। मिश्रित भूमि उपयोग प्रणाली, स्थायी भूमि और जल प्रबंधन के कम से कम 1,40,700 यानी कि 104070 हेक्टेयर खेतों को लाओ इसमें, और 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सुनिश्चित, यानी कि लक्ष्य करना है 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर और इतने हेक्टेयर खेतों को लाना है इसमें स्थायी भूमि और जल प्रबंधन के तहत, और 5 परिधियों में से कम 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि इसमें आएगी। ओके, तो ये इससे रिलेटेड है। इसमें कितने स्टेट्स लाने थे? 5, जिसमें से 1 ले लिया गया है मिजोरम। क्वेश्चन है दम्फा टाइगर रिजर्व और एक सेकेंड थोरंगटलांग ये किस से वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से स्टेट में पड़ते हैं भारत के, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है, यानी कि जो 1972 में बना था। ये सभी वन्यजीव संबंधी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय आसपास की परियोजना को मंजूरी देने की शक्ति रखता है, यानी कि पार्क और अभ्यारण्य। तो इसके और नेक्स्ट है NBWL की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2, यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षण अधिनियम के तहत एक गठित सांविधिक संगठन जो 1972 में बना, और दूसरा है ये सभी वन्यजीव संबंधी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय आसपास की परियोजना की मंजूरी देने की शक्ति रखता है, यानी पार्क और अभ्यारण्य। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ये क्या है। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1972 के तहत एक गठित की गई वैधानिक या संवैधानिक संगठन है। इसकी भूमिका की प्रकृति की बात करें तो सलाहकार है ये, और केंद्र सरकार की नीतियों उपायों के लिए तैयार करने की सलाह देती है। देश में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करती है। इसमें क्या क्या शामिल है? बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्य जीवों वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना। इसमें सभी वन्य जीवों से संबंधित मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों में और इसमें आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति है। अभ्यारण्यों, इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमा का कोई विकल्प मंजूरी के बिना नहीं दिया जा सकता। NBWL इसकी देखें इसके बारे में, तो ये एक अध्यक्षता प्रधान इसकी यानी NBWL है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है इसकी अध्यक्षता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? यानी पक्षी अभ्यारण्य फिर एक साइड में राज्य है। कोलेक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, ओस्ट्राई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य केरल। तो 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है और दूसरा ऑस्ट्राई झील पक्षी अभ्यारण्य है वो पड़ता है तमिलनाडु में, लेकिन वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य केरल में नहीं पड़ता है। इसके बारे में देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ओस्टर की सीमा के आसपास 9.068 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन को सूचित किया है, जिसमें तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में झील पक्षी अभ्यारण्य एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में दोनों नए प्रतिबंध हैं। इसमें खनन, पत्थर खनन और पेराइट इकाइयों जैसे प्रदूषणकारी
एक सेकेंड। प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार। पुदुचेरी से 12 किलोमीटर दूर इस अंतर्राज्यीय झील को 2008 और 2014 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया। यानी पुदुचेरी जो है हमारा यूटी, उससे 12 किलोमीटर दूर स्थित है एक अंतर्राज्यीय झील, उसको 2008 और 2014 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया है। पुदुचेरी और तमिलनाडु सरकार क्रमशः बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के एक सदस्य ने ऑस्टर को एक महत्वपूर्ण के रूप में शामिल किया है। भारत का पक्षी क्षेत्र यानी IBAA, इसके बारे में देखिए। प्रकृति और प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा झील को एक विरासत स्थल के रूप में पहचाना गया है। संसाधन इसे एशिया के सबसे महत्वपूर्ण वेंटिलेटर्स में शुमार करते हैं। एशियन वेंटिलेटर्स ब्यूरो ने ऑस्टर को एशिया के 115 महत्वपूर्ण वेटलैंड में से एक घोषित किया है। प्रवासी पक्षी के रूप में सर्दियों के दौरान उत्तरी एशिया, अफ्रीका, यूरोप से पॉइंट कैलिमर एक उड़ती गलियारे के साथ चलती है। रायगंज वन्यजीवी अभ्यारण्य खुली पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर दिनाजगढ़ में रायगंज के पास स्थित है, पश्चिम बंगाल। और वेदांतांगल पक्षी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन था कि वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है, केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में। खुले पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में, ओस्ट्राई झील पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। तो यानी ऑस्ट्रेलियाई वाला जो हमारा पक्षी अभ्यारण्य है वो हमारा पड़ता है, एक सेकेंड, खुली पक्षी अभ्यारण्य है रायगंज के पास में, वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, और वेदांतगल पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये 10 क्वेश्चन थे जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, यानी कि हमारे इकोलॉजी से रिलेटेड है। आगे के और क्वेश्चन हैं वो अगस्त मंथ के और टॉपिक से भी देखेंगे और सब्जेक्ट से भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो जो समझ में ना आई हो, प्लीज़ कमेंट कर देना। और हो सके तो UPSC और जो UPPSC, जो मेरे फ्रेंड्स हैं UPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार इसको ज़रूर देखें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।